हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 101 पॉलिटिकल थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। स्क्रीन पर जो पीडीएफ आप देख रहे हो उसको हम लाइन बाय लाइन समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्ज़ाम आंसर लिखने का प्रॉपर स्ट्रक्चर भी मिले। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन। Democracy and public opinion are closely interconnected and mutually reinforcing concepts. सिंपल वर्ड में बोले दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करते। Democracy is based on the principle of popular sovereignty. That is, ultimate power rests with the people. यानी असली पावर लोगों के पास होती है। Public opinion becomes the primary means through which people express their collective will. मतलब लोग अपनी बात, अपनी डिमांड, अपनी एक्सपेक्टेशन पब्लिक ओपिनियन के थ्रू रखते हैं। Without public opinion, democracy loses its meaning and legitimacy. क्योंकि अगर लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनी जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। Now meaning of public opinion. Public opinion refers to the view, attitude and preferences held by citizens on political, social and economic issues. यानी लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। In a democratic system, public opinion is expressed through elections, referendums, public debates, protests, civil society organization and mass media. इन सिंपल टर्म पब्लिक ओपिनियन सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि हर वो एक्टिविटी जिसमें सिटीजन्स अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं वो पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा होती है। पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट्स द अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन लेवल ऑफ सिटीजन इन पब्लिक अफेयर्स। यानी लोग कितने अवेयर हैं और सिस्टम में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। Next we will move to democracy and public opinion, a close relationship. Democratic government derive their legitimacy from public opinion. मतलब गवर्नमेंट को पावर मिलती है लोगों के सपोर्ट से। रूलर आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी में रूलर नहीं पीपल सुप्रीम होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर कंटिन्यूसली रेस्पॉन्ड टू पब्लिक ओपिनियन while framing policy and making decisions. Thus, public opinion guides democratic governance. यानी डेमोक्रेसी किस डायरेक्शन में चलेगी ये लार्जली पब्लिक ओपिनियन डिसाइड करता है। रोल ऑफ इलेक्शन इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। Election forms the most important link between democracy and public opinion. Through regular, free and fair elections, citizen evaluate the performance of the government और डिसाइड करते हैं कि सपोर्ट कंटिन्यू करना है या विड्रॉ करना है। पॉलिटिकल पार्टीज डिजाइन देयर मैनिफेस्टो कीपिंग पब्लिक ओपिनियन इन माइंड। इसीलिए इलेक्शन एक वाइटल चैनल बन जाता है डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। The media plays a crucial role in shaping and reflecting public opinion. Newspaper, television, social media and digital platforms information provide करते हैं, debate encourage करते हैं और citizens को informed opinion बनाने में help करते हैं। A free and independent India strengthens democracy by ensuring transparency and accountability. यानी पावर को आंसरेबल बनाता है। नाउ पब्लिक ओपिनियन एज ए चेक ऑन पावर। पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज एन इफेक्टिव चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर। स्ट्रॉन्ग पब्लिक अपोजिशन गवर्नमेंट्स को फोर्स कर सकती है पॉलिसी चेंज करने के लिए, अनपॉपुलर लॉ विड्रॉज करने के लिए, ये कभी कभी लीडर्स को रिजाइन करने के लिए भी।
Many democratic reforms and social movements अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन की वजह से ही पॉसिबल हुए हैं। नाउ लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। Despite its importance, public opinion has its limitation. पब्लिक ओपिनियन को प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन और इमोशनल अपील के थ्रू मैनिपुलेट किया जा सकता है। समटाइम मेजॉरिटी ओपिनियन विथ माइनॉरिटी राइट्स को सप्रेस कर देता है, जो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होता है। देयरफॉर डेमोक्रेसी रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, ताकि पब्लिक ओपिनियन इन्फॉर्म्ड और रेशनल रहे। In conclusion, democracy and public opinion are deeply interdependent. Democracy provides institutional channels for the expression of public opinion, और public opinion democracy को legitimacy और vitality देता है। A healthy democracy depends on informed, rational and active public opinion. यहाँ तक जो डिस्कशन हुई उसको ध्यान से समझना, क्योंकि डेमोक्रेसी और पब्लिक ओपिनियन का रिलेशन अक्सर एग्जाम में डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आगे भी मिलते रहें। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन सिटीजनशिप। Citizenship is one of the most important concept in political theory. सिंपल वर्ड्स में बोलें, सिटीजनशिप स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का लीगल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है। इट डिफाइंस द लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड स्टेट। Citizenship determines who is a member of the political community and what rights and duties that person possesses. In a modern democratic state, citizenship is closely associated with equality, participation and responsibility. यानी बराबरी, पार्टिसिपेशन और ड्यूटीज तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। नाउ मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। Citizenship refers to the status of an individual. As a recognized member of a state, a citizen enjoys certain rights guaranteed by the state and in return is accepted to perform certain duties. यानी राइट के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। Citizenship provides political identity and legal recognition to individual within a political system. सिंपल लैंग्वेज में सिटीजनशिप बताता है कि कौन ऑफिशियली स्टेट का मेंबर है। नाउ सिटीजन्स एंड राइट। सिटीजनशिप इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट दैट इनेबल्स इंडिविजुअल टू लिव विथ डिग्निटी। दिस राइट सेफगार्ड सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री यूज ऑफ स्टेट पावर, और फ्रीडम और इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिटीजन्स को स्टेट के मिसयूज ऑफ पावर से प्रोटेक्ट करते हैं ये राइट्स। टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। T.H. Marshall classified citizenship into 3 main types. First is civil citizenship, second is political citizenship, and third one is social citizenship. First, civil citizenship include rights such as equality before law, freedom of speech, and right to own property. Second, political citizenship involve the right to vote, contest elections, and participate in political decision making. Third, social citizenship include the right to education, health care, and social security, ensuring minimum welfare for all citizens. यानी सिटीजनशिप सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि सोशल सिक्योरिटी तक एक्सटेंड करती है। नाउ सिटीजनशिप एंड ड्यूटीज। Citizenship also involve duties and responsibilities. Citizens are expected to obey law, pay taxes, respect national symbols, and contribute to social harmonies. Duties balance right and strengthen democratic governance. क्योंकि सिर्फ राइट्स हो और ड्यूटीज ना हो तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती है। नाउ सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। Democracy depends on active and informed citizen
Citizenship enables individuals to participate in governance through election, public debate, and civic engagement. Without above, citizens' democracy become weak and ineffective. सिंपल बात है, पैसिव सिटीजन्स, वीक डेमोक्रेसी. Citizenship in the modern world. In the contemporary era, citizenship faces challenges such as globalization, migration, inequality, and exclusion. These issues have raised questions about belonging, identity, and equal access to rights. यानी आज सिटीजनशिप सिर्फ लीगल इशू नहीं, एक सोशल और पॉलिटिकल चैलेंज भी बन चुका है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप. Citizenship promotes social integration, political participation, and accountability. It creates a sense of belonging and shared responsibility among members of political community. In short, citizenship society को bind करके रखती है. Now we can conclude. In conclusion, citizenship is the foundation of democratic political life. It links individual to the state through rights and duties and ensure participation, equality, and responsibility. A strong and inclusive concept of citizenship is essential for a healthy and functioning democracy. इस क्वेश्चन से क्लियर होता है कि सिटीजनशिप सिर्फ लीगल स्टेटस नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बेस है. एग्जाम में यहीं से कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक होती है. अगर आपको लग रहा है कि कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटररिलेटेड कंसेप्ट. Political theory is a central area of political studies that deals with ideas, values, and principles related to political life. सिंपल टर्म्स में बोलें, पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिक्स का बेसिक आइडियाज को समझाने का फ्रेमवर्क देती है. इट सीक्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट सच एज स्टेट, पावर, अथॉरिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, एंड राइट. Political theory does not function in isolation. Rather, it is closely connected with several related concepts, such as political philosophy, ideology, and political science. यानी पॉलिटिकल थ्योरी अकेली नहीं होती, ये दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मिलकर काम करती है. नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स. Politics refers to the practical process of governance, decision making, and the exercise of power. Political theory provides the intellectual and conceptual framework that guides political action, while politics is concerned with what is. Political theory focuses on what ought to be. Thus, theory gives meaning and direction to political practice. Simple language में पॉलिटिक्स करता क्या है और थ्योरी बताती है कैसे और क्यों करना चाहिए. नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी. पॉलिटिकल फिलॉसफी डील्स विथ moral and ethical question of political life such as nature of justice, freedom, and the ideal state. Political theories draws heavily from political philosophy and systemize these ideas for practical understanding. Classical thinkers like Plato and Aristotle combined philosophy and theory to explain political life. यानी फिलॉसफी आइडियाज़ देती है और पॉलिटिकल थ्योरी उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ आइडिया दैट एक्सप्लेन and justify a particular political and social order. Liberalism, socialism, and conservatism are examples of political ideologies. Political theory critically examine ideologies by explaining their assumptions, values, and implications. In this way, ideology becomes a practical application of
पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब थ्योरी बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है और आइडियोलॉजी उसका अप्लाइड वर्जन होता है। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। Political science is the scientific and empirical study of political institution, behavior and process. Political theory, on the other hand, is largely normative and evaluative. It asks whether political institutions are just or unjust and whether power is used legitimately. Both are complementary. Political science explains facts while political theory evaluates them. सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस बताता है क्या हो रहा है और पॉलिटिकल थ्योरी जज करती है क्या सही हो रहा है या नहीं। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एंड स्टेट। द स्टेट इज ए कोर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एनालाइज द ओरिजिन, नेचर, फंक्शंस एंड लिमिट ऑफ द स्टेट। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रूसो आर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन दिस एरिया। यानी स्टेट को समझाने का बेस पॉलिटिकल थ्योरी ही प्रोवाइड करती है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प सिटीजन डेवलप critical thinking, understand democratic values and question existing institutions. It strengthens democracy by promoting informed participation and ethical governance. सिंपल बात है, अवेयर सिटीजन तभी बनते हैं जब थ्योरी समझ आती है। इन कंक्लूजन, पॉलिटिकल थ्योरी एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन आइडियाज एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस। Its close relationship with politics, philosophy, ideology, and political science make it essential foundation for understanding and improving political life. यहाँ ये समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है बल्कि दूसरे डिसिप्लिन से डीपली कनेक्टेड है। ये क्लैरिटी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करती है। ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सोसाइटीज में सब सिटीजन्स का डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं होता। Therefore, democracy functions through representation, where elected representatives act on behalf of the people. Representation connects with citizen with the government and make democratic governance possible. Simple words में representation democracy को वर्केबल बनाता है। Now, meaning of representation. Representation means the presence of people's interest, opinion and demand in political institution. A representative acts on behalf of citizens and express their collective will. Through representation, popular sovereignty is practically exercised in a democracy. यानी लोग डायरेक्टली रूल ना भी करें लेकिन उनकी पावर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है। Now, importance of representation in democracy. Representation makes democracy workable in large state. It allows citizens to participate indirectly in governance through election. It also provides legitimacy to political decisions, as representatives derive their authority from the people. Now, next point is political representation. Political representation refers to the elected representatives in institutions like parliament and legislative assemblies. Their representatives make laws, frame policies, and control the executive. Regular elections are the function of political representation in a democracy. यानी इलेक्शन बंद हुए तो रिप्रेजेंटेशन भी वीक हो जाती है। नाउ सोशल रिप्रेजेंटेशन। सोशल रिप्रेजेंटेशन एम्स टू इंश्योर participation of different social groups such as women, minorities, scheduled caste and scheduled tribes. Measures like reservation and affirmative action help reduce historical inequalities and make democracy more inclusive. Simple language में ये इंश्योर करता है कि सबकी आवाज़ सुनी जाए।
Now, elections and parliamentary democracy. Elections, parliamentary questions, media, public opinion act as a medium to control accountability, ensures that representative work in interest of citizen. अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम की रह जाती है. Now forms of representation. Representation can be political, social and functional. Political representation involves elected bodies. Social representation ensure inclusion of diverse group. Functional representation includes trade union and professional associations. यानी रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. Problems of representation. Despite its importance, representation faces several challenges. Elite dominance, influence of money and power, lack of responsiveness, and under-representation of marginalized group weaken democratic representation. Simple words में सिस्टम है लेकिन परफेक्ट नहीं है. Condition for effective representation. Effective representation requires free and fair election, informed citizen, transparency, and responsive leadership. Representatives must prioritize public interest over personal और पार्टी इंटरेस्ट. यानी वर्क और पावर पब्लिक के लिए हो, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं. In conclusion, representation is the backbone of modern democracy. It links with the state and ensures participation, legitimacy, and accountability. When representation is inclusive, responsive, and accountable, democracy becomes meaningful and effective. रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट डेमोक्रेसी का कोर पिलर माना जाता है और एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल एक्सपेक्ट किया जाता है. इसलिए इस क्वेश्चन को रिवीजन के टाइम जरूर दोबारा पढ़ना. अब चलिए सोशलिज्म से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डिबेट देखते हैं. अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, डिस्टिंग्विश बिटवीन इवोल्यूशनरी एंड रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. Socialism is a political and economic ideology that aims to establish a society based on equality, social justice, and collective ownership of resources. सिंपल वर्ड्स में सोशलिज्म का गोल सेम होता है, इक्वलिटी, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उस गोल तक पहुंचने का मेथड अलग अलग होता है. However, socialists differ on the methods through which socialism should be achieved. On the basis, socialism is broadly divided into evolutionary socialism and revolutionary socialism. Now, meaning of evolutionary socialism. Evolutionary socialism believes that socialism can be achieved gradually through peaceful and democratic means. It supports reforms with the existing political system rather than overthrowing it. This approach accepts democracy, elections, and parliamentary institution as a tool for social change. Thinkers like Edward Bernstein and Fabian Socialists are associated with this view. यानी सिस्टम को तोड़ना नहीं, सिस्टम के अंदर ही बदलाव लाना, ये इवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बेस आइडिया हैं. मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म. Revolutionary socialism argues that capitalism cannot be reformed and must be overthrown through revolution. According to this view, the capitalist state serves the interest of bourgeoisie and therefore must be destroyed. Karl Marx and Vladimir Lenin are the main proponents of revolutionary socialism. सिंपल लैंग्वेज में यहाँ रिफॉर्म नहीं, कंप्लीट सिस्टम चेंज की बात होती है. मेथड ऑफ चेंज. इवोल्यूशनरी सोशलिज्म सपोर्ट पीसफुल रिफॉर्म सच एज वेलफेयर पॉलिसीज, लेबर लॉज एंड एक्सपेंशन ऑफ सोशल राइट्स. रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड सपोर्ट वायलेंट रिवॉल्यूशन एंड क्लास स्ट्रगल टू एंड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. यानी एक ग्रेजुअल चेंज पे बिलीव करता है और दूसरा सडन और रेडिकल चेंज पे. नाउ रोल ऑफ डेमोक्रेसी. इवोल्यूशनरी सोशलिज्म accepts parliamentary democracy and believes that
socialism can emerge through election and legislation. Revolutionary socialism considers democracy as a bourgeois instrument that protects capitalist interest. इसलिए रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देते हैं. नाउ रोल ऑफ द स्टेट. Evolutionary socialists view the state as a neutral institution that can be used for social welfare. Revolutionary socialists see the state as a class instrument that must be smashed and replaced by a proletarian state. यानी स्टेट को लेकर भी दोनों के व्यू बिल्कुल अपोजिट होते हैं. व्यू ऑन कैपिटलिज्म. Evolutionary socialism seeks to reform capitalism by reducing inequalities. Revolutionary socialism seeks to abolish capitalism completely. सिंपल वर्ड्स में एक कैपिटलिज्म को इम्प्रूव करना चाहता है, दूसरा उसे खत्म करना. थिंकर्स एंड एग्जाम्पल. Evolutionary socialism is associated with social democratic parties in Europe. Revolutionary socialism is associated with Russian Revolution of 1917. ये एग्जाम्पल्स एग्जामिनर को थ्योरेटिकल क्लैरिटी दिखाते हैं. In conclusion, we can say evolutionary socialism emphasizes gradual, democratic and peaceful transformation, while revolutionary socialism focuses on radical and immediate change through revolution. Both aim at socialism but differ sharply in their methods and approach to democracy. इस कंपैरिजन से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है जो लॉन्ग आंसर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर ये कंपैरिजन क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसे कंपैरिजन्स मिलते रहें. अब चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है एग्जामाइन द लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. The liberal theory of representation is a central concept in modern democratic political theory. It developed along with rise of liberalism, constitutionalism and representative government. यहाँ पे एग्जामिनर को कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी का लिंक. The theory seeks to explain how people's interests and preferences are represented in political institutions through elected representatives. मतलब लोग डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं. Core assumption of liberal representation. The liberal theory is based on the idea of individualism. It assumes that society is composed of rational individuals who possess rights and interests. इंडिविजुअल सेंटर में होता है राइट्स के साथ. रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी बिकॉज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इज इम्प्रैक्टिकल इन लार्ज मॉडर्न स्टेट. लार्ज पॉपुलेशन की वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ. इसलिए इलेक्शन का कंसेप्ट आता है. रोल ऑफ इलेक्शन एंड कंसेंट. Election plays a crucial role in liberal representation. Though free and fair elections, citizens give consent to representatives to govern. Consent का मतलब लोगों का approval. Periodic elections ensure accountability as representative can be removed if they fail to serve public interest. Accountability का strongest tool election है. Thus, representation is closely linked to popular sovereignty. Power ultimately लोगों के पास रहती है. Now trustee and delegate models. Within liberal theory, two models of representation are discussed. ये पार्ट एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है. The delegate model expects representative to reflect the will of voters. Representative वही करते हैं जो voters चाहते हैं. The trustee model, supported by thinkers like Edmund Burke, argues that representatives should use their own judgment and reason in decision making. यहाँ representative independent सोच यूज करता है. Liberal theory generally allows a balance between these two models. मतलब दोनों का मिक्स एक्सेप्ट करता है. Strengths of liberal representation. The liberal theory protects
individual rights and limits arbitrary power through constitutional rules. Constitution power को लिमिट करता है. It promotes political stability, accountability and participation through election. सबसे पहले और predictable system बनाता है. Representation enables effective governance in complex society. Large और complex society को मैनेज करना पॉसिबल होता है. Now criticism of liberal theory. Critics argue that liberal representation often favors elite interest rather than common people. Elite capture का criticism. Marxist and feminist scholar claim that economic inequality and social hierarchy distort genuine representation. Equality ground reality में होती है. Voters' participation is often reduced to periodic voting, weakening and democratic engagement. Democracy सिर्फ वोट तक लिमिट नहीं रह जाती है. In conclusion, despite criticism, the liberal theory of representation remains fundamental to modern democracy. इस लाइन से बैलेंस्ड आंसर दिखता है. It provides a practical framework for governing large society while emphasizing consent, accountability and individual right. यहीं पे आंसर प्रॉपरली कंक्लूड हो जाता है. इस वीडियो में हमने बीपीएससी 101 पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 को क्लियर वे में डिस्कस किया. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो दिसंबर 2025 टर्म इंड एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट हैं. स्क्रीनशॉट ले करके एक बार खुद से रिवाइज कीजिए और कंसेप्ट को आंसर राइटिंग में अप्लाई करने की प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ. तब तक फोकस रहकर तैयारी करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए.